Hello everyone, welcome back to your own channel and today we are discussing in economic series foreign exchange rate. Yes, आज हम पढ़ रहे हैं आपका इकोनॉमिक सीरीज के अंदर विदेशी विनिमय दर चैप्टर पढ़ रहे हैं विदेशी विनिमय दर। ठीक है, हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो प्लीज पूरा देखिए। मैं वीडियो इसलिए लंबे लेकर आ रही हूँ बेटा क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपकी पूरा चैप्टर कवर अप करवा रही हूँ। वन शॉट आपकी इसलिए जरूरी है ताकि आप इधर उधर ना भटके और अपनी एक वीडियो से पूरा चैप्टर कवर कर ले और कुछ भी नहीं बचता है फिर उस चैप्टर में, बिकॉज मैं उसमें सारी चीजें विद एनसीईआरटी आपको रिवाइज एंड कवर अप करा देती हूँ। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट विदेशी विनिमय दर, इट मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज हम डिस्कस करेंगे विदेशी विनिमय दर के बारे में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। ओके, हम आज विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नयम व स्थिर दर। नयम इज नॉट अ नयम, इज अ न्यून। ओके, न्यून व स्थिर दर, फ्लेक्सिबल एंड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देन एंड प्रतिबंधित तरलशीलता के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबंधित तरलशीलता के बारे में पढ़ेंगे। मैनेज फ्लोटिंग एंड विनिमय मांग के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, विनिमय की पूर्ति के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई, विदेशी विनिमय बाजार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तभी आपको समझ में भी आएगा। विद नोट्स मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करती हूँ बच्चे। इफ आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, और मुझे बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या आ गया है, कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे लाल। ठीक है, और थैंक्स अ लॉट, आप इस सीरीज के साथ बने हुए हैं। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। विदेशी विनिमय दर क्या होती है? पहला टॉपिक क्या है बच्चे आपका? पहला टॉपिक है हमारा विदेशी विनिमय दर। क्या है हमारा पहला टॉपिक? विदेशी विनिमय दर, यानी इंग्लिश में बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, FER, राइट। विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, किसको बोलते हैं, ये दर कौन सी दर होती है, राइट? ये कौन सी दर है? तो आप बोल सकते हो वह दर जिस पर विदेशी करेंसी के लिए, जिस पर विदेशी करेंसी के लिए, विदेशी करेंसी के लिए क्या होता है, जिस पर विदेशी करेंसी के लिए घरेलू करेंसी को, ठीक है, घरेलू करेंसी, करेंसी मतलब पैसे, ठीक है, करेंसी को जिस दर पर, ठीक है, विदेशी करेंसी को घरेलू करेंसी को बदला जा सकता है, ठीक है, बदला जा सकता है। अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। वो विदेशी विदेशी विनिमय दर कहलाती है। तो आप बोल सकते हो, क्या आप इंग्लिश में लिख सकते हो बच्चे? लिखें आप, लिखें द रेट एट विच, द रेट, ओ माय गॉड आई थिंक ज्यादा ही छोटा ले लिया, द रेट एट विच, हाँ ठीक है, एट विच डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज, सकते हैं इसमें, कैन बी एक्सचेंज, ओके, एक्सचेंज कैन बी एक्सचेंज, कैसे? फॉर अ फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉर अ फॉरेन करेंसी, पर जिस जिस रेट पर, जिस दर पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, जिस दर पर हम डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर,
जिस पर विदेशी करेंसी को घरेलू करेंसी में बदला जा सकता है, उस दर को, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय दर कहते हैं। होप सो बच्चे समझ में आया होगा, है ना? विदेशी विनिमय दर किसे कहा जाता है? जैसे बेटा पहले की बात करें हम, तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो डॉलर की कीमत पहले कितनी थी बेटा? $1 की कीमत कितनी थी इंडियन करेंसी के अंदर? 50 रुपए थी। आज के टाइम पे $1 की कीमत मिनिमम कितनी जा रही है? 83 जा रही है, राइट? तो ये जो दर है जिसपे मैं डॉलर को चेंज कर रही हूँ, अगर मैं 50 रुपए दूंगी उस टाइम के, या आज के टाइम के मैं 83 रुपीज दूंगी, 83 रुपए आज मैं दूंगी, तब जाके मुझे $1 मिलेगा। तो ये जो दर है जिससे मैंने रुपए को डॉलर बनाया, या मैं या मैं $1 दूंगी तो मुझे इंडियन करेंसी में 83 रुपीज मिलेंगे, ठीक है? तो ये, या फिर इसको मैंने डॉलर को रुपीज बनाया, तो ये जो दर है ये क्या है बेटा आपकी? यही विदेशी विनिमय दर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे अपने, ठीक है? हम अपने सेकंड टॉपिक पर आते हैं। डन। सेकंड टॉपिक इज, सेकंड टॉपिक इज क्या था? नम्य विनिमय दर, ठीक है? क्या था? नम्य और स्थिर, ठीक है? एवं स्थिर विनिमय दर। तो नम्य विनिमय दर क्या थी और स्थिर विनिमय दर क्या थी? फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड, ठीक है? फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड आपका एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, ये पढ़ेंगे अब हम, ठीक है? चलो पहले पढ़ते हैं नम्य यानी कि फ्लेक्सिबल, पढ़ते हैं। ए, नम्य विनिमय दर, ठीक है? नम्य विनिमय दर यानी कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ओके? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है? रेट। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है जी? क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? जहां पर विनिमय दर की तथा पूर्ति नम्य विनिमय दर के दो आधारभूत निर्धारक हैं। कौन कौन से दो आधारभूत? इन दोनों में संक्षिप्त इस प्रकार ये है कि देखो, जो नम्य विनिमय दर है वो दर जिसे तरलशीलता विनिमय दर भी कहा जाता है, ठीक है? वह दर विदेशी मुद्रा में पूर्ति मांग शक्तियों को निर्धारित करती है, ठीक है? मुक्त स्वतंत्र भी कहा जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पूर्ति मांग शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रिया में होती है। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं नम्य विनिमय दर की, तो इसको आप क्या बोलेंगे? नम्य विनिमय दर को मुक्त विनिमय दर भी कहते हैं आप, ठीक है? मुक्त विनिमय, विनिमय दर भी कहते हैं इसको आप। और क्या कहते हैं इसके अलावा? आप इसे तरलशील विनिमय दर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरलशील विनिमय दर, ठीक है? तरलशील विनिमय दर भी इसको कहा जाता है, ठीक है? फ्लेक्सिबल ऑफ एक्सचेंज रेट ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज इसको कहा जाता है, ठीक है? और इसको क्या कहा जाता है? और इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। फ्री एक्सचेंज रेट, ओके? फ्री एक्सचेंज रेट भी इसको कहा जाता है। देन और इसमें क्या होता है? विनिमय की समता दर या विनिमय की संतुलन दर भी कहा जाता है। इसको विनिमय की समता दर, समता दर इसकी विनिमय की, ठीक है? विनिमय की समता दर भी, यानी कि पर रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। पर रेट ऑफ एक्सचेंज ये इसके अदर्स नेम है बेटा, जो इसे कहा जाता है, ठीक है? और इसको एक और चीज क्या, 4 पॉइंट हो गए, क्या कहा जाता है? विनिमय की संतुलन दर भी कहा जाता है। संतुलन दर विनिमय की भी कहा जाता है, ठीक है? या तो समता दर या फिर संतुलन दर विनिमय की, ठीक है? समझ में आई? संतुलन दर क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम
रेट ऑफ एक्सचेंज। देन तो ये याद रखना कि भाई कौन कौन से नाम है नम्य विनिमय दर के, ठीक है। रियल रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज, तो इतने सारे इसके नाम हैं। देन अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल इसकी डेफिनेशन है क्या, है ना। इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये और पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, इसकी नम्य विनिमय दर की मांग तथा पूर्ति विनिमय दर तो हम पढ़ लेंगे। नम्य विनिमय दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में पूर्ति शक्तियों को निर्धारित करती है। क्या है ये, वह दर, लिख लें आप भी, वह दर है जो क्या करती है बेटा, जो विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ठीक है, विदेशी मुद्रा बाजार में पूर्ति, ये बाजार वो वाला बाजार नहीं है शनिचर बाजार और इतवार बाजार, ठीक है, मार्केट वाला है बाजार, ये मतलब मार्केट आप कहोगे मैम बाजार के मार्केट से अलग होता नहीं, जो करेंसी वाली मार्केट होती है ना वो। पूर्ति मांग शक्तियों वो, कि भाई कितनी ज्यादा डिमांड है हमें और कितनी ज्यादा, अभी मैं समझाऊंगी आपको एक उदाहरण लेकर, ठीक है, द्वारा निर्धारित होती है, निर्धारित होती है, होती है, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखें फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में एफ, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज FER लिख लें बेटा आप, ठीक है। इज दैट रेट, ऐसे रेट which is determined by, which is determined by the supply, by the supply demand, supply demand forces in foreign exchange market, forces in the foreign exchange market, then foreign exchange market, then होप सो समझ में आया होगा। चलो जी, अब इसे मुक्त स्वतंत्र विनिमय दर भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या, कि विदेशी विनिमय दर किसे कहा जाता है, जिस दर पर क्या होता है बच्चे, विदेशी करेंसी क्या होती है आपकी घरेलू करेंसी में बदलती है, ठीक है। जैसे इंडिया का रुपए किसमें बदलना, डॉलर का, डॉलर का किसमें बदलना, रुपए में, ठीक है। तो जो जिस रेट पर क्या होता है बेटा, जिस रेट पर डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज होती है फॉरेन करेंसी के अंदर, देखो जैसे मैं हूँ, मुझे अमेरिका जाना है, तो मैंने तो 1 रुपया लेके, मत 1 रुपया कह रही हूँ, रुपया तो लेके नहीं जाऊंगी, है ना। रुपए को चेंज करवाने पड़ेंगे मुझे किसमें, डॉलर में। मेरे पास जितने भी रुपए हैं, ठीक है, मैं उसको क्या कराऊंगी बेटा, कन्वर्ट कराऊंगी डॉलर में, तभी तो वहां जाके मैं होटल्स वगैरह बुक करूंगी, वहां रहूंगी, फिर वहां की मार्केट देखूंगी, वहां पे खर्च भी करूंगी, है ना। पर मान लो कि कोई अमेरिकन है, राइट, उसे इंडिया आना है, तो वो तो डॉलर लेके नहीं आएगी, वो क्या करेगी, वो भी चेंज करवाएगी रुपए में, है ना, तभी तो यहाँ का सारा खर्चा अपना उठा पाएगी। सेम कंडीशन है। अब किस तरीके से इसके जो किस तरीके से समझ में आ गया होगा वैसे तो ये विदेशी विनिमय दर। अब ये दर दो तरीके से होती है, ठीक है। विदेशी विनिमय दर कौन सी टाइप की होती है, नम्य विनिमय दर भी होती है। अब ऐसा रेट भाई पता तो चल गया हमें, रेट ऐसा जैसे कि हम देखते हैं कि डॉलर का रेट जो है वो इंडियन करेंसी में कुछ और है, इंडियन करेंसी का रेट जो है डॉलर में कुछ और है, राइट, यूरो में कुछ और है, ठीक है, कतर की जो मुद्रा है उसमें कुछ और है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है बहुत प्रभाव डालती हैं हम पर, है ना। तो अब ये नम्य विनिमय दर जो है बेटा, नम्य विनिमय दर जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक है, नम्य विनिमय दर को देखते हैं। अब ये नम्य विनिमय दर क्या है, देखो नम्य विनिमय दर क्या है, इसको मुक्त विनिमय दर भी कहते हैं, तरनशील विनिमय दर भी कहते हैं, समता विनिमय दर भी कहते हैं, संतुलन विनिमय दर भी कहते हैं, यानी कि फ्री एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग रेट, पर रेट, इक्विलिब्रियम, इन सबको कहा जाता है। अब मैडम एक्चुअल में इसकी तो आपने दूसरा नाम बता दिया, ठीक है, नम्य विनिमय दर को क्या कहा जाता है तो आपने दूसरा नाम बता दिया, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन
है क्या, देखो, वह दर, क्या वह दर जो विदेशी मुद्रा बाजार में पूर्ति मांग, बाजार में पूर्ति मांग शक्तियों को निर्धारित करती है। बाजार में पूर्ति मांग शक्ति, समझ रहे हैं, जो विदेशी मुद्रा बाजार में पूर्ति मांग शक्ति, पूर्ति मांग शक्ति की, राइट, पूर्ति मांग शक्ति किसको कहा गया है, पूर्ति डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही काम करती है। आप बस इतना याद रखना, नम्य जो है वो डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। ठीक है, अब डिमांड और सप्लाई जैसे बेटा कौन सी, सेम हियर द डेफिनेशन ऑफ इन इंग्लिश, व्हाट इज द डेफिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, सो यू कैन से लाइक इट, foreign exchange rate is that rate which is determined by the demand supply forces। किस पे काम करती है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस पे काम करती है। होप सो बच्चे समझ में आया होगा, किस पे काम करती है, डिमांड सप्लाई पे काम करती है। ठीक है, अब आप आ जाए, अब आ जाए आप इस पे, इसको थोड़ा सा समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, नम्य जो है ना, फ्लेक्सिबल जो है, फ्लेक्सिबल जो है बेटा, देखो फ्लेक्सिबल से ही समझ में आ रहा है ना, जो एक जगह नहीं है ना, कभी तो ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। देखो, जितनी भी ये मार्केट ऑफ द करेंसी है, ठीक है, ये मार्केट ऑफ द करेंसी है, ये मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी डिमांड होगी, ठीक है, मार्केट क्या करेगी, उतना ज्यादा इसको देगी। हाँ, ठीक है, डिमांड इसको होगी वो इसको देगी। ठीक है, यूरो मुद्रा हो गई, चाहे रूबल हो गई, चाहे, ठीक है, चाहे डॉलर हो गई, चाहे रुपए हो गई। ठीक है, तो यानी कि मान लो डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो ये उतना ही सप्लाई करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, यहाँ पे कोई भी फिक्स रेट नहीं है। मैं कह दूं फिक्स रेट है कोई, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डिमांड जितनी बढ़ेगी सप्लाई उतनी बढ़ेगी, डिमांड जितनी घटेगी सप्लाई भी उतनी घट जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट। एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट कि भाई नम्य विनिमय दर क्या होता है, जो काम करता है पूर्ति व मांग के ऊपर। देन समझ में आ गई होगी। ठीक है, बेहद जरूरी है आपका ये समझना। ठीक है, फ्लेक्सिबल। अब आ जाते हैं फिक्स पर। तभी बेटा मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ विद द एग्जांपल्स। होप सो बेटे बस आप भी अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, द बी इज फ्लेक्सिबल, क्या है, फ्लेक्सिबल की बात फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा भाई, फिक्स्ड मतलब स्थिर है ना। अब जो चीज स्थिर रहेगी विनिमय दर, उसको हम फिक्स्ड तो कहेंगे। ठीक है, स्थिर विनिमय दर क्या होती है ये भी देखते हैं। डन, चलो मेरे लाल, होप तो समझ में आया होगा आपको, है ना। अब देखो, स्थिर विनिमय दर में क्या है बेटा, कि जो चीज क्या है, अच्छा जो आपका नम्य है उसमें ना आपकी एनसीईआरटी पर बेटा बहुत सारे वो दे रखे हैं आपको, ग्राफ्स वगैरह। तो उस ग्राफ्स को ना, यानी कि जो ग्राफ वगैरह दे रखे हैं उसको ना आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। विनिमय दर के ऊपर कुछ ग्राफ वगैरह दे रखे हैं, प्रभाव भी दे रखे हैं इसमें, तो आप उसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, वो जरूरी है। और होप सो आप उसको अपनी जो आंसर राइटिंग है ना उसमें भी देखना, अभी मैं स्थिर वाले में बनवा दूंगी, है ना। अब देखो स्थिर क्या है बेटा, स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं, हाँ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। वो दर तब स्थिर कहलाती है जब इसमें एक निश्चित स्तर पर सरकार द्वारा निर्धारित तथा बनाए रखी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में बेटा जैसे स्टार्ट करते हैं, विनिमय दर तब स्थिर कहलाती है जब जब इसे जब इसे एक निश्चित जब इसे एक निश्चित जब इसे एक निश्चित स्तर पर, ठीक है, स्तर पर सरकार द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित, ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित
सरकार द्वारा निर्धारित बनाया जाता है, निर्धारित किया जाता है, किया जाता है। देखो अभी तक जो हमारी दूसरी वाली थी फ्लेक्सिबल थी, उसमें जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई थी। पर अब क्या है बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है, एक रेट निर्धारित कर देती है कि हमें इतने डॉलर्स को इतने रुपीस, इतने डॉलर्स तक रुपीस में चेंज करने हैं या इतने रुपीस डॉलर में चेंज करने हैं, बस। ठीक है, एक दर बना देती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, स्थिर विनिमय दर बोलते हैं, यानी कि हम बोलते हैं फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे इसकी डेफिनेशन तो आप लिख लेना। यस, हाँ, क्या क्या आप लिख सकते हैं, अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज अ रिज्म, ठीक है, इम्पोज्ड बाय, इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट, बाय अ गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक या तो गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक क्या कर देता है बेटा, विच टाइज द, टाइज द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री, क्या ऑफिशियल एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री। तो ठीक है, याद रहेगा, जो क्या कर देता है बेटा, एक एक्सचेंज रेट को टाइज कर देता है कि इतने रेट पर इतने रेट जो है आपके एक्सचेंज के रहेंगे ही रहेंगे। होप सो बेटे समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे, अब जैसे क्या कर रहा हूं, इसमें होता क्या है बेटा, आप खुद भी हम एक ना करते हैं, ग्राफ बनाकर देखते हैं इसका, फिक्स्ड रेट का। इसी तरीके से ना आप फ्लेक्सिबल का बना सकते हो। जैसे फिक्स्ड रेट का एक मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, वेट, पता नहीं क्यों इस पे सीधी लाइन आती ही नहीं है, क्या दुश्मनी है ना, ऐसा लगता है। हाँ देखो अब आएगी। चलो जी, फाइनली आ गई। पता नहीं किसी को भी ताना दो एकदम से ठीक हो जाता है ना। जैसे कि अब हमारे पास ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ग्राफ तो होप सो आता होगा सबको। यहाँ मैं सप्लाई लिखती हूँ, ठीक है, पूर्ति लिखती हूँ यूएस डॉलर की। ठीक है, या हम लिखते हैं एक्सचेंज रेट, ई आर लिख देती हूँ, एक्सचेंज रेट। ठीक है बच्चे, अब जैसे कि पहले क्या था, मान लो कि पहले जो था, पहले जो था वो डॉलर का कीमत जो थी वो कितनी थी बेटा, 50 रुपए थी पहले। डॉलर की कीमत, एक डॉलर की कीमत कितनी थी बेटा, 50 रुपए थी एक डॉलर की कीमत। यूएस डॉलर की कीमत एक क्या थी, 50 रुपए, एक डॉलर 50 रुपए का। अब बढ़कर क्या हो गई, अब बढ़कर क्या हो गई वो, एक डॉलर की कीमत क्या हो गई बेटा, बढ़कर कितनी हो गई, रुपए का अवमूल्यन हुआ तो अब जो हो गई, अब तो 83 हो गई है ना, मान लो उससे पहले 60 हो गई होगी, है ना। एक यूएस डॉलर की कीमत, मैं डायरेक्ट ना यूएस नहीं लिख रही, कभी आपको यहाँ पर ना कंफ्यूजन हो जाए, है ना, आप इसको कभी जीरो समझने लग जाओ, तो एक डॉलर, ठीक है, अब 83 का हो गया। ओके, समझ आया, ठीक है ना। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, डिमांड एक्सचेंज रेट है ये, क्या है ये, डिमांड का एक्सचेंज रेट है। डन, दीज आर एक्सचेंज रेट ऑफ, कि भाई डॉलर तो वही रहा, ठीक है, एक डॉलर, और इसकी कीमत जो है 83 रुपए हो गई, तो ये क्या होगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम, यानी कि ठीक है, संतुलन। अब देखो, वेट, ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है
कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा आपका, पॉइंट ई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज, यस एक्सचेंज रेट, सप्लाई, सप्लाई ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, बराबर है डिमांड फॉर अस, यूनाइटेड डिमांड फॉर यूएस डॉलर, ठीक है, डिमांड फॉर यूएस, तभी आपको समझ में ना आए, ठीक है, डिमांड फॉर यूएस डॉलर, समझ में आया। तो ये क्या है बेटा, गवर्नमेंट ने एक एक ना सीमा तय कर दी है कि उनकी गवर्नमेंट ने तो चेंज नहीं करी है, $1 की, है ना। हमारी गवर्नमेंट ने रुपए का अवमूल्यन कर दिया था, है ना, पहले भी किया था, ठीक है। तो अवमूल्यन क्या होता है, डिवैल्यूएशन होता है, यानी कि घरेलू करेंसी का मूल्य सरकार द्वारा जानबूझ के कम कर दिया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। और करेंसी का जो अवमूल्यन है, डिवैल्यूएशन होता है, तो मूल्य ह्रास से भिन्न बीच अंतर होता है। करेंसी का मूल्य ह्रास तब होता है जब करेंसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में पूर्ति मांग की बाजार शक्ति पर क्या कर देती है बेटा, भूमिका नहीं निभाती है, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने करेंसी, देखो भाई, पहले मेरा $1 जो था वो ₹50 का था, ठीक है, अब मेरा फिर $1 हो गया ₹60 का, अब मेरा फाइनली $1 हो गया आज के टाइम पे कितना, ₹83 का। तो भाई मेरी करेंसी तो डाउन जा रही है ना। अब मैं बोलूंगी क्या मेरी करेंसी जो है, मैंने एक डेप्रिसिएशन पढ़ा था मैम, कमी आ जाती है ना। हमने एक वर्ड पढ़ा था डेप्रिसिएशन, क्या पढ़ा था हमने, एक वर्ड डेप्रिसिएशन पढ़ा था, जब हमारी जो कोई भी चीज है उसमें क्या आती है बेटा, कमी आ जाती है। तो क्या मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, आप ये सोचेंगे ना कि मैम हमारी करेंसी का तो डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो मैं कहूंगी बेटा नहीं, डेप्रिसिएशन तो नहीं हो रहा। तो फिर आप, मैं बोलूंगी बेटा डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा, डिवॉल्यूशन हो रहा है। आप बोलोगे डिवॉल्यूशन क्या होता है, डिवॉल्यूशन हो रहा है, मतलब मैं कहूंगी बच्चे अवमूल्यन हो रहा है, पर हमारा मूल्य ह्रास नहीं हो रहा, ठीक है, अवमूल्यन हो रहा है, मूल्य ह्रास नहीं हो रहा, मूल्य ह्रास नहीं हो रहा। तो वो पूछोगे आप कैसे, तो जब करेंसी का मूल्य ह्रास होता है तब करेंसी का मूल्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में पूर्ति तथा मांग की बाजार शक्तियों के कारण कम किया जाता है, ठीक है। जब मूल्य ह्रास होता है ना बेटा, तो क्या होता है, इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में जो रुपए है, जैसे मान लो मेरी कंट्री का होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट। बट जब अवमूल्यन होता है तो घरेलू करेंसी की विनिमय दर को बढ़ाकर सरकार द्वारा जानबूझकर कम किया जाता है, ताकि पूर्ति तथा मांग में बाजार शक्तियों का कोई भूमिका ना रहे। पर अवमूल्यन होता है जब आप डोमेस्टिक लेवल पर, डोमेस्टिक पर डोमेस्टिक लेवल पर कंट्री की जो करेंसी है उसको कम कर, मतलब उसको अवमूल्यन कर देते हैं, यानी कि जो बाहर की, जैसे यूनाइटेड स्टेट की डॉलर है, यूएसडी है, तो आप उसको बढ़ा दे, उसकी जो रेट है उसको बढ़ा देंगे। पता है वजह होती है इसकी भी, क्या होती है बच्चे, वजह होती है क्या, देखो $1 कितने का हो गया यहाँ पर, $1 कितने का हो गया बेटा यहाँ पर, ₹83 का हो गया, है ना। इसकी क्या वजह हो सकती है, करेंसी हमारी घट गई, पर जो हमारा स्टॉक है ना वो हम वहां से कमा सकते हैं। आप कुछ सोचे ना, पहले मान लो मैं एक अमेरिकन हूँ, ठीक है, अब मुझे इंडिया आना है, मुझे कहाँ आना है, इंडिया आना है, मुझे घूमना है इंडिया में। तो मैं पैसे, मेरे पास तो डॉलर है भाई साहब, मेरे पास तो डॉलर है, ठीक है, मान लो मुझे क्या करना है बेटा, $1 मेरा बैठा है ₹83 का, ठीक है, मेरा $1 ₹83 का है, और मेरे पास है $10,000 यूएसडी डॉलर है। तो मैं $10,000 में, $10,000 में क्या करूंगी बेटा, $10,000 में ₹83 से हिसाब से चेंज कराऊंगी, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 8,30,000, है ना। तो आप खुद सोचो, अगर मेरा डॉलर, अगर मेरा डॉलर $1 कितने का है बेटा, ₹83 का है, ठीक है, तो मेरे पे कितने बैठ रहे, 8,30,000। मतलब ये खुद सोचो ना, आपके पास, आप अगर मैं वो हूँ अमेरिकन, तो भाई इंडिया वालों के पास तो भाई ज्यादा डॉलर आ गए ना। वहीं पर
अगर मेरा $1 कितने का होता, नहीं, अगर मेरा $1 ₹50 का होता, ठीक है, ₹50 का होता, तो मेरे को कितने रुपए देने पड़ते, फिर मेरे को कितने रुपए देने पड़ते? हाँ, कितने रुपए देने पड़ते मुझे, अगर मेरे ₹50 का $1 होता। और मैं कितने ला रही हूँ यहाँ पर, वही सेम $10,000 लेकर आऊंगी भाई, कम से कम खर्च करने के लिए तो, है ना। $50 का $10,000 लेकर आऊंगी मैं, कम से कम खर्च करने के लिए भाई, कम से कम $10,000 तो मेरे पास हो यहाँ पे रहने के लिए। तो कितने हो जाएंगे मेरे पास? हम्म अगर मैं $10,000 लेकर आ रही हूँ तो कितने होंगे बेटा? 8 लाख थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 लाख हो जाएंगे आपके। ठीक है। 5 लाख हो जाएंगे। समझ में आई? 83 में और 50 में आपको सोचो ना कितने रुपए देने पड़ेंगे, राइट। और ऐसे ही अगर इंडिया वाले लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे बेटा, डॉलर में चेंज कराएंगे ना। तो बस करेंसी का क्या होगा बेटा, सरकार के पास आएगी। इसलिए भाई अवमूल्यन करना पड़ता है करेंसी का। ठीक है। बाकी तो अलग अलग कारण होते हैं भाई साहब अवमूल्यन करने के। ठीक है, अवमूल्यन किस तरीके से किया जाता है। डन। इस तरीके का ग्राफ जो मैंने आपको बनाकर दिखाया ना बेटा, ऐसा आप खुद भी क्रिएट करें। और मैंने आपको बता दिया ना अभी, डिवोल्यूशन के बीच में और डेप्रिसिएशन के बीच में अंतर। व्हाट इज दिस? ठीक है। अब कम विकसित देश पे करेंसी अवमूल्यन करते हैं भाई, जो कम विकसित देश हैं बेचारे, उनको तो भाई करेंसी का अवमूल्यन करना ही पड़ता है। ठीक है, वजह क्या होती है? अवमूल्यन क्या है पहले ही देखो। अवमूल्यन क्या है, समझ लो दोबारा से। ठीक है, इसका अर्थ है घरेलू करेंसी का कम होना। ठीक है, घरेलू करेंसी जो है, करेंसी का कम होना, है ना। हमने भी करी थी, कब करी थी भारत ने अपनी अवमूल्यन करेंसी का, ये आप मुझे कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, निर्यात में वृद्धि होना अवमूल्यन का कारण है, निर्यात में वृद्धि होना, और घरेलू करेंसी में कमी निजी विदेशक, या फिर क्या होता है, या फिर मूल्य ह्रास करते हैं, मैं ऑलरेडी अभी पर बता चुकी हूँ। ठीक है, मूल्य ह्रास के बारे में भी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना, अपनी करेंसी को कम करना। ठीक है। और घरेलू करेंसी में मूल्य वृद्धि कब होती है, जब मूल्य में वृद्धि होती है अंतरराष्ट्रीय पर। देखो, मूल्य ह्रास पता चल गया, मूल्य वृद्धि कब होती है, जब इंटरनेशनल लेवल पर वृद्धि हो हमारे मूल्य में, मतलब हमारी करेंसी के मूल्य में। और पुनः मूल्यन क्या होता है, पुनः मूल्यन क्या होता है, यानी कि रिवॉल्यूशन, जब घरेलू करेंसी में मूल दर कम करके सरकार द्वारा जानबूझकर बढ़ा दिया जाए। घरेलू करेंसी को कम करना, घरेलू करेंसी के रेट को बढ़ा देना। ठीक है, बढ़ा देना। ठीक है, बढ़ा देना। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना आपको, देखो 83 लाख यहाँ पे बैठ रहे थे हमारे, और यहाँ पे 5 लाख बैठ रहे थे, तो मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आज तो बताया। ठीक है बच्चे, समझ में आया? ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से आपका, तो फिर भी आपको समझा देती हूँ इसको थोड़ा सा। एक आता है ब्रिटेन वुड सिस्टम, क्या आता है, क्या नाम है इसका? ब्रिटेन। कभी आप वो वाला ब्रिटेन समझ लो, क्या नाम है इसका? ब्रिटेन। और जो वो वाला ब्रिटेन होता है, वो ऐसे वाला ब्रिटेन होता है, ठीक है, वही वाला ब्रिटेन होता है, ये है ब्रिटेन वुड्स, वुड्स सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, या हम बोल सकते हैं वुड्स प्रणाली भी बोल सकते हो आप उसे। ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन ये होता है, ठीक है, ये नहीं है, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। ठीक है, कि कौन सी प्रणाली है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है बेटा, जो क्या करती है, भले ही विनिमय दर स्थिर में हो, कुछ सीमा यानी कि समायोजन में अनुमति थी,
इसके अनुसार क्या था, विभिन्न करेंसियों को एक करेंसी अर्थात अमेरिकी डॉलर के साथ संबंधित कर दिया गया। एक ऐसी प्रणाली जिसमें सारी करेंसियों को क्या कर दिया गया, यूएसडी में चेंज कर दिया गया। और एक करेंसी का अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य निहित अर्थ उस करेंसी का स्वर्ण के रूप में मूल्य माना गया। दो करेंसियों के बीच में समता के लिए स्वर्ण ही अंतिम इकाई का कार्य करता है। इसीलिए किसी करेंसी में समता मूल्य समायोजन केवल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति के संभव है। मतलब बेटा हमने क्या करा, सभी को जितने भी हमारे पास क्या थे, जितने भी हमारे पास वो थी करेंसीज, तो हमने उसको क्या कर दिया, किसमें चेंज कर दिया बेटा, एक करेंसी में चेंज कर दिया। तो आप बोल सकते हो अ सेट ऑफ यूनिफाइड रूल्स एंड पॉलिसीज दैट प्रोवाइड दैट फ्रेमवर्क नेसेसरी टू क्रिएट फिक्स्ड इंटरनेशनल करेंसी। तो मैं इसे लिख देती हूँ ताकि आप भी लिख लो। डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि इसके बारे में सारी चीजें आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आ जाता है। यूनिफाइड रूल्स एंड पॉलिसीज that provide rules and policies that provide the framework necessary to create fixed international currency exchange rate, ठीक है, currency exchange rate देन ये है, ठीक है, एक तरीके का एग्रीमेंट है फॉर द न्यूली क्रिएटेड। आप इसको लिख सकते हो ऐसा, एसेंशियली हाल ही में क्या है, एसेंशियली ये एक द अग्रीमेंट कॉल्ड फॉर the newly created IMF to determine the fixed rate of exchange for currency, determine the fixed rate of exchange, right, rate of exchange। इसके लिए बेटा एक्सचेंज फॉर करेंसीज, जितनी भी करेंसी हैं, ठीक है, जितनी भी करेंसी हैं, दिस इज यू नॉट अ ओ, ओके, फॉर करेंसीज, ठीक है, करेंसी अराउंड दी वर्ल्ड, जितनी भी वर्ल्ड की करेंसीज है उसको क्या करना बेटी, एक मिला यूनिफाइड करना, ठीक है बच्चे, यूनिफाइड करना क्या कहलाता है, आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहलाता है, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कि मैम हमें तो नहीं लिखवाया आपने, इनके लिए तो बड़ा लिखवा दिया, है ना। चलो कोई नहीं, मैं आपके लिए भी लिखवा दी, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ये क्या है बेटा, आप लिखे ब्रेटन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता मुद्रा विनिमय की स्थापना है, ठीक है, मुद्रा विनिमय एक्सचेंज यानी कि स्थापना है। अच्छा, अगर आप उससे पूछे कि मैम ये स्थापना कब हुई थी, तो ये कई वर्षों की बातचीत के बाद ना बेटा 1944 में ये हुआ था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ठीक है। किसके बीच सबसे पहले, 44 देशों के बीच हुआ था,
44 कंट्रीज के बीच में हुआ था 1944 में, याद रखना। स्थापना है इस प्रणाली, लिख लो, इस प्रणाली के के लिए अमेरिकी डॉलर से जुड़ी मुद्रा की आवश्यकता थी। क्या? अमेरिकी डॉलर से जुड़ी मुद्रा की आवश्यकता थी। तो बदले में सोने की कीमत से जुड़ी थी, जो बदले में सोने की कीमत से जुड़ी थी। ठीक है, जो बदले में सोने की कीमत से जुड़ी थी। ठीक है, कीमत से जुड़ी थी। ठीक है, अब आखिर ब्रेटन वुड्स, इसका उद्देश्य क्या था बेटा? एक सामूहिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर व्यवस्था बनाना, यानी मुद्रा प्रणाली का एक निश्चित परंतु समायोजक प्रणाली काम करती थी, जहां पे राष्ट्र अपनी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ते थे और डॉलर को सोने के मूल्य से जोड़ते थे। समझ रहे हो? जो अमेरिकी डॉलर है वो गोल्ड से जोड़ते थे, अपनी अपनी करेंसी से जोड़ते थे, और उस करेंसी को फिर किससे जोड़ा जाता था बेटा? गोल्ड से जोड़ा जाता था। समझ गए? यानी कि अगर मैं बात करूं, अमेरिकी डॉलर बराबर होता था क्या? गोल्ड। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब अब प्रॉब्लम क्या हुई, आप ये भी याद रहे रखें बेटा कि 1970 में, ठीक है, दशक में 10 ईयर्स लीप होता है, ठीक है, दशक, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त इसको कर दिया गया ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को 1970 में। और आप बोले कि मैम कौन सा ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 1970 में, 1977 में हमें समाप्त होती दिखाई दी। ठीक है, इसको बदल दिया गया। डन। तो एक क्वेश्चन यहाँ लिखे, नहीं, दो क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन वन, क्या? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स्ड एंड फिक्स्ड? क्या लिख सकते हो? फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, ठीक है, की डिफरेंशिएट्स लिखना है इसके अंदर, यानी कि नम्य व स्थिर विनिमय दर में अंतर। स्थिर विनिमय दर में अंतर। डन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज ब्रिटेन, ठीक है, व्हाट इज ब्रिटेन वुड्स, व्हाट इज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली प्रणाली क्या है? या आप एक काम करें, है ना लिख के आप इसे लिखिए था, थी, सॉरी। ठीक है, आप इसे लिखिए क्या थी, व्हाट वाज, ओके, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ठीक है, अच्छे से इसको भी आपने, इसको पता है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली भी कहा जाता था। आप इसे लिख लें। पता है जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है ना, इसको पता है क्या कहा जाता था? इसको विनिमय, ये भी लिख लो नाम, कभी आपके एग्जाम में ये आ जाए और आप सोचो मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, विनिमय दर की स्वर्णमान स्वर्णमान प्रणाली, ठीक है, इसको कहा जाता था। ठीक है, क्यों त्याग कर दिया भाई? इसका समाप्ति क्यों कर दी? क्यों कर दी? क्योंकि कोषों की अत्यधिक, स्वर्ण कोषों की अत्यधिक आवश्यकता थी, और भाई स्वर्ण की मांग वृद्धि होती जा रही थी, सोने की मांग बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया। ये भी इसके अंदर डाल देना। देन फाइनली कंप्लीट योर सेकेंड टॉपिक ऑल्सो। बेटा बहुत लंबा है चैप्टर, ऐसे नहीं हर मानते। हाँ, अभी तो थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज, क्या था आपका?
प्रतिबंधित या बोल सकते हो प्रबंधित तरलशीलता, है ना, तरलशीलता, ठीक है, प्रबंधित तरलशीलता, इसको हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग। तो क्या होता है भाई, मैनेज फ्लोटिंग किसको कहा जाता है? समय समय पे आरबीआई क्या करता है, विनिमय दर को प्रबंधित करता है, हस्तक्षेप करती है, और इसमें विनिमय दर जो है सीमाओं से बाहर ना आ जाए, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, प्रतिबंधित तरलशीलता कहा जाता है, ठीक है। तो प्रतिबंधित तरलशीलता क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी करेंसी विक्रय क्रय की बात प्रक्रिया से जिससे विनिमय दर को वांछित सीमाओं के अंदर प्रतिबंधित किया जाता है। देखो जो आरबीआई है वो हस्तक्षेप करता है किसमें, जो भी आपकी करेंसी होती है ना, विदेशी करेंसी जो होती है उसमें आरबीआई क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। तो हम लिख सकते हैं प्रबंधित प्रबंधित तरलशीलता शीलता से अभिप्राय है, ठीक है, क्या, कि केंद्रीय बैंक, कौन सा है हमारा केंद्रीय बैंक, हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या करता है, विदेशी करेंसी, ठीक है, विदेशी करेंसी, विदेशी करेंसी के विक्रय विक्रय व क्रय, ठीक है, खरीदना बेचना, ठीक है, कि वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें की विनिमय दर को, जिसमें की विनिमय दर को विनिमय दर को क्या कर दिया जाता है, वांछित सीमाओं के अंदर, वांछित कुछ सीमाएं लगा दी जाती हैं, वांछित सीमाओं के अंदर क्या करते हैं बेटा, वांछित सीमाओं के अंदर प्रबंधित किया जा सकता है, ठीक है, या प्रतिबंध प्रतिबंध किया जा सकता है, ठीक है, प्रतिबंध किया जाता है, ठीक है। तो भाई क्या करता है, हस्तक्षेप करता है किसमें बेटा, कि कितना क्रय होनी है हमारी जो करेंसी है, कितनी विक्रय होनी है। तो मैनेज फ्लोटिंग क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा मूल्य को वांछित सीमाओं के अंदर वापस लाने के लिए अपनाया जाता है, भले ही वो फिर विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति बाजार में शक्तियों द्वारा हो, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है, क्या कहा जाता है, मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग ऑल्सो नॉन डर्टी फ्लोट, इसको हम डर्टी फ्लोट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, गंदी तरलशीलता भी हम इसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं एन एक्सचेंज रेट, एन एक्सचेंज रेट regime in which the exchange rate is neither exchange rate is neither entirely free, ठीक है, entirely free, या बोल सकते हो फ्लोटिंग, फ्लोटिंग भी आप इसको कह सकते हो, एंटायरली फ्लोटिंग, नॉर फिक्स्ड, ना तो फिक्स्ड होता ना फ्लोट ना फ्री होता। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करता है बेटा, वैल्यू करेंसी को रेंज अगेंस्ट अनदर करेंसी में कर देता है चेंज, ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम क्या है, रेट एंड एक्सचेंज सिस्टम दैट अलाउज द नेशन सेंट्रल बैंक, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, तो आप लिख सकते हैं क्या, that allow that, second point is that allows a nation, central bank, जो सेंट्रल बैंक है हमारा, ठीक है, सेंट्रल बैंक टू intervene
to intervene regularly in foreign exchange market. ठीक है, एक्सचेंज मार्केट। मुझे पता है बेटे वीडियो लंबा हो गया है, प्लीज होप ना छोड़े, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें अपना, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में कुछ कर सके, आप अपनी नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करेंसी, द डायरेक्शन ऑफ करेंसी, बहुत ही इजी मैंने डेफिनेशन आपको दी है, अगर आप याद करना चाहते हो, चाहते नहीं हो बेटा आपको करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लर्न करें, समझें इसको अच्छे से। एंड रिड्यूस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ करेंसी, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ करेंसी, ठीक है। वोलेटिलिटी, दिस इज वोलेटिलिटी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम क्या, देखो ध्यान से सुनो। अच्छा है तो अभी मैम क्या हो गया, चलो जी। क्या होता है एक एक्सचेंज रेट, कैसा, जिसमें एक्सचेंज रेट जो होता है एंटायरली फ्री होता है, ना फिक्स होता है, ठीक है। ना तो पता है ना कि फ्री है कभी भी चेंज कर दो, ना ही वो क्या है बेटा फिक्स्ड है। वेट, क्या हो गया रे, ना ही वो फ्री है और ना ही वो फिक्स्ड है, जो अलाउ करता है नेशन के सेंट्रल बैंक को क्या करने के लिए, इंटरवेन करने के लिए रेगुलरली इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, क्या करने के लिए, क्या मार्केट के अंदर क्यों करता है वो सेंट्रल बैंक हस्तक्षेप, द डायरेक्शन ऑफ करेंसी, डायरेक्शन ऑफ करेंसी क्या करने के लिए भाई, या तो वो डायरेक्शन ऑफ करेंसी रिड्यूस करेगा, या फिर उस अमाउंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा या फ्लोट कर देगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक का जो हस्तक्षेप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं क्या, मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। देन हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, चलो शुक्र है खुदा का। डन, अब आ जाओ अपने, थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया ना आपका, अब आ जाओ फोर्थ टॉपिक पर, ठीक है। कौन कौन से थे हमारा टॉपिक, देख लो एक बार, ये आ गया फोर्थ, आ गया आपका विनिमय मांग के घटक, फिर आएगा विनिमय पूर्ति के घटक, ठीक है, विदेशी विनिमय मांग के घटक, फिर आएगा आपका विदेशी विनिमय पूर्ति के घटक। तो विदेशी विनिमय मांग के घटक, ठीक है, के घटक, तो आप लिख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, कंपोनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। डिमांड किसमें, फोर फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। देन अब फॉरेन एक्सचेंज रेट की बेटा मांग क्यों की जाती है, अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बनाऊं तो आ सकता है कि वाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, क्यों हमें एक्सचेंज की डिमांड होती है, हिंदी वाले भी लिख लें, ठीक है, एक्सचेंज डिमांडेड, वाई, क्यों। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, कि पॉइंट 1, इस अंतरराष्ट्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए, किसके लिए बेटा, अंतरराष्ट्रीय ऋण, ऋण क्या होता है, उधार, ठीक है, ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए, दान के लिए, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है, लोन, जो भी हमने इंटरनेशनल लोन लिया है वो हमें रीपेमेंट करने के लिए, जैसे मान लो मैंने अमेरिका से डॉलर में ही तो लूंगी लोन, रुपए में डॉलर में खरीदा है, तो मुझे वापस अब जब अमेरिका को चुकाना है वो लोन, तो मुझे डॉलर में ही चुकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं मैं जाकर उन्हें रुपए दिया हूँ, ठीक है।
सेकेंड इज शेष विश्व में निवेश करने के लिए, शेष विश्व में निवेश करने के लिए। अगर मुझे अपनी कंपनी अमेरिका में खोलनी है या अपना इंस्टीट्यूट अमेरिका में करना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो इन्वेस्टमेंट में रुपए में तो जाके नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी बेटा, उसको डॉलर में तो करूंगी। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वर्ल्ड में तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी की करेंसी में वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। द थर्ड, क्यों डिमांड है, क्यों जरूरी है हमारे लिए, और आयात करने के लिए, आयात मतलब इंपोर्ट करने के लिए। मुझे अगर कोई सामान वहां से मंगवाना है, जैसे भारत तेल लेता है ना, तो उधर से जो खाड़ी देश है वहां से, तो उनकी करेंसी में तो वो तेल लेगा भारत, अपनी करेंसी में तो नहीं ले सकता, है ना। तो इसलिए भी हमें उसकी जरूरत होती है। ठीक है, आप इनको ना एक्सप्लेन करके भी लिखना, जो जो मैं बोल रही हूँ ना इस तरीके से एक्सप्लेन करना है अपनी नोटबुक पर। ठीक है। आयात के अलावा और क्या, विदेशी के विदेशों से प्रत्यक्ष क्रय, विदेशों से प्रत्यक्ष क्रय, क्रय। सो डायरेक्ट परचेज करने के लिए भी हमें उनकी जरूरत होती है, डायरेक्ट परचेज एब्रोड। ठीक है, एब्रोड से डायरेक्ट परचेज करने के लिए। अनुदान तथा दान, अनुदान करने के लिए भी, दान करने के लिए भी हमें उन्हीं की करेंसी की जरूरत है। जैसे मैं कोई फाउंडेशन है अमेरिका में जिसकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उनकी करेंसी में उनको पैसे दूंगी। ठीक है, तो ग्रांट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस करने के लिए भी आप क्या करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं। आय का भुगतान करने के लिए, ठीक है, आय का, अगर मेरे पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है अमेरिका से, तो उसकी आय का भुगतान भी मैं कैसे करूंगी, उसकी पेमेंट में करूंगी, उसी की करेंसी में करूंगी उसकी पेमेंट। तो पेमेंट ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम की पेमेंट करने के लिए भी मैं क्या करूंगी, उसी का यूज करूंगी। एंड लास्ट वन इज सट्टा व्यापार। अगर स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग कर रही हूं मैं, ठीक है, सट्टा व्यापार, खुदा बचाए नहीं करना भाई। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी पढ़ना तो है। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, हमें जरूरत पड़ेगी विदेशी विनिमय के लिए, यूएस, जैसे मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ शुरू से, तो भाई अमेरिका के डॉलर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पता चल गया हमें कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है विदेशी विनिमय। मांग के घटक कौन कौन से, अंतरराष्ट्रीय ऋण के पुनर्भुगतान के लिए, शेष विश्व में निवेश के लिए, दूसरा, तीसरा है आयात के लिए, चौथा है विदेशी से प्रत्यक्ष क्रय के लिए, पांचवा है अनुदान दान के लिए, छठा है आय का भुगतान, और सातवां है सट्टे का व्यापार। ठीक है, डन, समझ में आ गई। फोर्थ टॉपिक हो गया। अब फिफ्थ देखो, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखो। फिफ्थ इज क्या है, डिमांड कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, विदेशी 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 विनिमय, विदेशी विनिमय की पूर्ति के घटक, पूर्ति के घटक। डन। ठीक है, पूर्ति के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डन। देखो, क्यों जरूरी है, क्यों सप्लाई की जाती है, सोर्स क्या है हमारे पास सप्लाई की, भाई हमें डिमांड तो है, पर अब मैं सप्लाई कैसे करूं, फॉरेन एक्सचेंज की, है ना। कैसे करूं, निर्यात करके, निर्यात मतलब बेटा एक्सपोर्ट करके, है ना, एक्सपोर्ट करके। अगर मेरा सामान बाहर जा रहा है
तो वो मुझे करेंगे, मैं उनसे उसमें ही ले लूंगी कि भाई कोई बात नहीं, आप मुझे इसमें ही पेमेंट करें, है ना। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट करके मैं फॉरेन करेंसी को क्या ले सकती हूँ, कमा सकती हूँ। ठीक है। शेष विश्व में निवेश करके, है ना, इन्वेस्टमेंट करूंगी शेष विश्व में निवेश करके, निवेश करके, तो हम उसकी भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की। या फिर मैं बोलूं अमेरिकन कंपनी से कि आओ मेरे देश में निवेश करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को शामिल कर लूं, विदेशी विनिमय की पूर्ति का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत ये भी है। ठीक है, इससे मैं क्या करूंगी, विदेशी कंपनियों का जैसे मेरे देश में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो वो चेंज करवाएंगी भाई, है ना, चेंज तो करवाएंगी करेंसी। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, फिर मुझे वो जो भी करेंसी होगी उनकी वो मिल जाएगी। ठीक है, सप्लाई हो जाएगी मेरी मार्केट में करेंसी। शेष विश्व द्वारा प्रत्यक्ष क्रय, शेष विश्व द्वारा प्रत्यक्ष क्रय करना, क्रय। तो इंटरनेशनल या सॉरी रेस्ट वर्ल्ड के थ्रू क्या करना है, डायरेक्ट परचेज करना। ठीक है, डायरेक्ट परचेज करना किसके थ्रू, डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, शेष विश्व में डायरेक्ट परचेज करना, शेष विश्व में निवासियों के द्वारा क्रय, विशेष विश्व घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की प्रवाह का योगदान होता है। डायरेक्ट कोई हमसे परचेज कर रहा है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, पहले करेंसी चेंज कराएगा तो हमारे यहाँ वो भी आ जाएगी। ठीक है, वो करेंसी। और क्या है, विश्व से, विश्व शेष विश्व से लोन लेना। ठीक है, जैसे यूके से ऋण लेने का अर्थ है यूके पॉन्ड का प्रभव, यूके से भारत की ओर होना, भारत की विदेशी विनिमय में योगदान मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो शेष विश्व, शेष विश्व का क्या देना, शेष विश्व से लोन लेना, ऋण लेना। ठीक है, ऋण मतलब होता है बेटा उधार, लोन। तो आप वो लिख सकते हो कि लोन्स फ्रॉम, किससे लेना है, रेस्ट इन द ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं यूके से ले रही हूँ तो उसके पॉइंट्स होंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई उसके पॉइंट्स क्या होंगे, मेरे भारत में उसके पॉइंट्स का इजाफा होगा, है ना। अब शेष विश्व से अनुदान तथा दान लेना, है ना, कोई भी हमें क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, दान या अनुदान, दान व अनुदान। तो आप ये भी लिख सकते हो, दान व अनुदान। तो क्या, डोनेशन, है ना, डोनेशन एंड ग्रांट्स। देन कोई दान कर रहा है तो भी। आय प्राप्तियां भी, अगर आप वहां पे कमा कर ला रहे हो, जैसे आपने देखा होगा कई लोग सऊदी अरब जाते हैं कमाने के लिए, है ना, तो उनके पास नोट रहते हैं उसके, है ना, तो आय प्राप्तियां भी हो सकती हैं कि मैं वहां जाके कमा रही हूँ तो मुझे तो उनकी आय में मिलेगा, बाद में तो चेंज कराने पड़ेंगे, तो मेरा आर्थिक तो यहीं से जुड़ा हुआ है भारत से, तो मैं भारत में चेंज कराऊंगी, है ना, तो मेरे भारत के पास क्या हो जाएंगी, आय प्राप्तियां, इनकम रिसिप्ट जमा हो जाएंगी, और हमारे इसमें इजाफा भी हो जाएगा। ठीक है, इनकम रिसिप्ट, अभी उधर हम दे रहे थे इनकम, है ना, अब यहाँ पर हम रिसिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बस, ठीक है, समझ में आ गई होगी। पांचवा भी आपको होप सो आया होगा समझ। आ जाते हैं आप छठे टॉपिक पे, आपके टॉपिक है आपका विदेशी विनिमय बाजार, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद छुट्टी मतलब कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, विदेशी विनिमय दर बाजार, विदेशी विनिमय बाजार लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, बाजार, बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, आप लिख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। डन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है, वह बाजार है जिसमें विश्व के, जिसमें विश्व के
विभिन्न देशों विभिन्न देशों की राष्ट्रीय करेंसी को बेचावा खरीदा जाता है। देशों की, ठीक है, राष्ट्रीय करेंसी करेंसी को बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है। बेचा व खरीदा जाता है है ना। अभी तक आप सामान बेचते थे, अभी करेंसी भी बिक रही है, ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है। तो यू कैन राइट लाइक इट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट refers to the market for national currencies for national currencies for national currencies of different different countries different countries okay countries of different countries in the world, ठीक है। national currencies of different countries wait in the world, ठीक है, in the world, यानी कि इस वर्ल्ड में अलग अलग करेंसी की जो, ठीक है, करेंसीज है, उसको क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, बाय करते हैं एंड सेल करते हैं, ठीक है, सेल भी करते हैं और बाय भी करते हैं, बाय एंड सेल डिफरेंट करेंसीज डिफरेंट नेशंस की, ठीक है, समझ गए, होप सो, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये देखो, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस कह रहे हैं, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस बोले तो कार्य, ठीक है, कार्य क्या होते हैं बेटा। अच्छा, जैसे मैं आपको ना आंसर्स लिखना सिखाती हूँ इसी में, जैसे हम कार्य लिख रहे हैं तो मैं कार्य यहाँ लिखूंगी, ठीक है, फंक्शंस लिख लिया मैंने यहाँ पर इन इंग्लिश, और आप पता है इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, oh wait, if you have only third, so you can write like it, 1 2 and 3, okay, this is your flow chart and it's represent your answer in good way, yes। so foreign exchange market जहाँ पे बाय और क्या किया जाता है, ठीक है। तो पहला है आपका हस्तांतरण कार्य, हस्तांतरण कार्य होता है इसका, ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसफर करना इसका कार्य होता है, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर फंक्शन, डन, वो खुद लिख लेना। साख कार्य होता है इसका, साख कार्य मतलब क्रेडिट करना, ठीक है। और क्या होता है, जोखिम से बचाओ, यानी कि पूर्वोपाय, पूर्वोपाय, ठीक है, बोल सकते हो हैजिंग, हैजिंग करना, डन। अब मैं इस कार्य को क्या करूंगी बेटा, एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1 क्या क्या था, हस्तांतरण, हस्तांतरण कार्य, इसका कार्य होता है हस्तांतरण करना, या बोले तो ट्रांसफर, ट्रांसफर फंक्शन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखने हैं बच्चे आपने, अगर आंसर ऐसे लिख दिया ना तो आपके नंबर कहीं नहीं गए फिर। इससे अभिप्राय है विश्व के विभिन्न देशों के मध्य विनिमय के रूप में शक्ति क्या करना, क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना, समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसका मतलब कि वेट लिख लेते हैं, यहां से लिखना शुरू करेंगे। इससे अभिप्राय है कि, लिखो, इससे अभिप्राय है, अभिप्राय है, अभिप्राय है कि
विश्व विश्व के विभिन्न देशों के मध्य विदेशी विनिमय के रूप में क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना, परचेसिंग पावर का हस्ताक्षरण करना। इसका विनिमय के रूप में क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना। अगर मैं इस चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो क्या होगा, लिखती हूँ रुको। ठीक है, विदेशी विनिमय को क्या करना बेटा, हस्तांतरण करना। इन इंग्लिश वी से फर्स्ट, क्या, this mean that purchasing power in the this mean that purchasing power in the form of foreign exchange, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका क्या करना बेटा, फॉरेन एक्सचेंज करना। किसके जरिए, परचेसिंग पावर के जरिए। ठीक है, ट्रांसफर करके। देन पहला आपका समझ में आया, पहला पॉइंट ऐसे लिखना है। फिर आपने लिखना है सेकंड पॉइंट क्या है आपका वर्क में, सेकंड पॉइंट है क्रेडिट फंक्शन, यानी कि साख कार्य। ये साख का कार्य भी करती है, यस, साख कार्य भी करती है। साख कार्य क्रेडिट फंक्शन, ऐसा लग रहा है डबल सी लिख दिया है ना, क्रेडिट फंक्शन। ठीक है, देन साख कार्य में क्या है कि इससे अभिप्राय विश्व के विभिन्न देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं निर्यात के रूप में, यानी कि विदेशी या बोल सकते हो विश्व के विभिन्न देशों के बीच में। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों के बीच में क्या करना बेटा, बीच में वस्तु व सेवाओं के निर्यात, ठीक है, और आयात के लिए निर्यात व आयात के लिए क्या करना, विदेशी विनिमय दर को या विदेशी विनिमय के रूप में, है ना, दर मत लिखो, विदेशी विनिमय के रूप में। ठीक है, विनिमय के रूप में। ठीक है, साख का प्रावधान कर रूप में साख का प्रावधान करना। ठीक है, यानी कि क्रेडिट फंक्शन में आता है, दिस मीन द ट्रांसफर बिटवीन वर्ल्ड टू प्रोवाइड, आप इंग्लिश में लिखेंगे टू प्रोवाइड, क्या करना, टू प्रोवाइड क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन, प्रोवाइड क्रेडिट प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ कैसा, एक्सचेंज, है ना, फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, फॉर्म ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज, यहाँ लिख देती हूँ, इन द फॉरेन एक्सचेंज, नॉट बी इन द, फॉर लिख लो, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, फॉर फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। समझ में आ रहा होगा बच्चे, होप सो। बस लास्ट चल रहा है मेरे लाल, थोड़ा सा और सब्र, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शुक्र खुदा का, हमारा फिर ये चैप्टर कंप्लीट, एंड देन हम इसके बाद जो लास्ट चैप्टर होगा आपका भुगतान शेष बीओपी के बाद में लेकर आऊंगी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ठीक है बच्चे। जोखिम से बचाव या पूर्व पूर्वोपाय कार्य, ठीक है, यानी कि हेडजिंग फंक्शन, ठीक है, हेडजिंग फंक्शन, ठीक है। इसका अभिप्राय है कि विदेशी विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाओ, ठीक है, विदेशी विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव का का जोखिम से बचाओ, ठीक है। पहले ही हम जोखिम से बचाव कर लें, ताकि जो भी हमें पता है कि भाई कहीं डॉलर के रेट ना गिर जाए, ठीक है, इसलिए भावी पूर्ति के लिए बंद कर दिया जाता है विदेशी विनिमय को। अगर हमें लग रहा है कि भाई इसमें कुछ होने वाला है, तो पहले ही क्या करने लगते हैं, सप्लाई में उसके बंद कर देते हैं, ठीक है। सो वी कैन, इट मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम, आप लिख सकते हो प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्क ऑफ द रिस्क ऑफ fluctuations fluctuations in foreign exchange rate, ठीक है बेटा। द एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, समझ में आया, डन, होप सो समझ में आया होगा बेटा। एक और चीज थोड़ी सी समझ लें आप इसके बाद, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना बेटा, उसकी कार्य पद्धति जो होती है, ऑपरेशन होता है, कार्य पद्धति जो होती है ना, बोले तो कार्य पद्धति, बोले तो ऑपरेशन, ऑपरेशन जो रहता है, मतलब विदेशी विनिमय में बाजार जो है, या तो हाजिर यानी कि चालू चालू बाजार चलता है, करंट मार्केट चलती है, या फिर फॉरवर्ड मार्केट चलती है। तो कार्य पद्धति है मार्केट की, ठीक है, वो दो तरीके की मार्केट से होती है। या तो देखो आपका स्पॉट यानी कि करंट मार्केट चलती है, स्पॉट मार्केट भी आप इसको बोलते हो, करंट मार्केट भी बोलते हो, ठीक है, आप इसे बोलते हो चालू बाजार, ठीक है, जो भी चालू है, वो वाला चालू नहीं, बहुत चालाक है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका ये वायदा बाजार, यानी कि फॉरवर्ड मार्केट होती है, ठीक है। इसे अच्छे से समझ लो बेटा, इकोनॉमी पे जिसकी पकड़ हो गई ना, बस फिर तो उसने राजा बनना ही बनना, एग्जैक्टली वायदा बाजार, ठीक है। वायदा बाजार क्या है बेटा, वायदा बाजार की मुख्य विशेषता है कि बेटा क्या करता है, फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज इज दैट रेट which handle such transactions of foreign exchange as a means of future delivery, मतलब ये कि ऐसे लेन देन जो हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो भविष्य में किसी दिन पूरा होता है, ठीक है। तो इसमें चालू लेन देन का कारोबार होता है, मतलब हाथों हाथ जो लेन देन हो रही है वो होगी, और इसमें क्या होता है, भविष्य में होने वाली लेन देन का कारोबार होता है, समझ गए। इसमें विनिमय दर जो होता है उसे हाजिर विनिमय दर कहा जाता है, स्पॉट मार्केट कहा जाता है, इसे बोला जाता है क्या,
वाई द विनिमय फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। इसमें हेडजिंग संभव नहीं है, इसमें हेडजिंग संभव नहीं है। हेडजिंग क्या बेटा, जोखिम जो है, इसमें जोखिम नहीं है और इसमें जोखिम है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चे, प्लीज बेटा इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना मेरे लाल, क्योंकि बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के भी आते हैं, 4 मार्क्स के भी आते हैं। सो प्लीज बेटे अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर लेना और इसी तरीके से अपने ब्राइट स्पार्क ट्यूटर के साथ बने रहें। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, आई नो, बट बेटा बहुत ज्यादा जरूरी था आपको एक शॉर्ट में ही, 1 शॉट के अंदर ही सारा चैप्टर समझाना, ठीक है, ताकि आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करें and finally complete our chapter, and it's very graceful for us, and thanks a lot for the watching this video in the end। लिटरली मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं और मुझे बहुत मोटिवेट होगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा बेटा आपसे। आप लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दिखाइएगा शेयर करके वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चे चैनल, और साथ में कमेंट में जरूर बताएं आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आप मुझे जरूर बताएं। इफ आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप मेरी इंस्टाग्राम चैनल है ब्राइट स्पार्क ट्यूटर के नाम से, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, किसी को गाइडेंस चाहिए, डजंट मैटर, ओके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन अल्लाह हाफिज फॉर एवरीवेयर एंड अल्लाह ब्लेस यू। इसी तरीके से बने रहे अपने प्यारे से चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर के साथ।